हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग लास्ट यूनिट में कुछ बचे हुए टॉपिक को कवर कर लेते हैं। यूनिट 5 में ऑलरेडी आपको कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं था, पर आपको उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें आपको पता करना है कि इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोग ईओक्यू पढ़े थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब हम लोग कितने संख्या में ऑर्डर को डिस्पैच करें या ऑर्डर को दे जिससे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा पूंजी उसमें नहीं फंसे। फिर आपको बताए थे कि एबीसी एनालिसिस क्या होता है। एबीसी एनालिसिस कहने का मतलब होता है कि जो बहुत हाई क्वालिटी का, हाई कॉस्ट का प्रोडक्ट होता है उसका संख्या हम कितना स्टोर करें, जो उससे थोड़ा कम प्राइस वाला होता है उसका संख्या हम कितना स्टोर करें, और जो लो प्राइस होता है या जिसका रनिंग ज्यादा होता है उसका हम संख्या कितना स्टोर करें। तो वो आपको एबीसी एनालिसिस में पढ़ाए थे। तो ये छोटा छोटा टॉपिक आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है पर आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और आज हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करते हैं, जिसमें आपको पहला आज पढ़ाएंगे कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, ध्यान से ही समझ में आएगा। मैनेजमेंट ऑलरेडी आप समझ गए थे कि मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज द थिंग, मतलब जो चीज रिसोर्सेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी इंडस्ट्रीज के अंदर रिसोर्सेस बहुत तरीका हो सकता है, उसमें से हम लोग को मटेरियल रिसोर्सेस को लेना है। अब मटेरियल क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल के रूप में भी हो सकता है, मतलब कच्चा माल के रूप में भी हो सकता है। उसको फिर हम लोग सेमी फिनिश प्रोडक्ट के रूप में भी ले सकते हैं, मतलब अभी वो पूरा का पूरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, उसमें अभी और कुछ प्रोसेस होना बाकी है, और फिर फाइनली क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो अगर मटेरियल को रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक जो बनाते हैं उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, अगर हम इसका डिटेल पढ़ाई करें तो इसी को हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। क्या कह रहा है कि इन एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको बताए थे जहां पर बहुत सारे आदमियों का समूह मिलके किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब जहां पर कोई नया प्रोडक्ट बनता है रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होके, प्रोसेस होके, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। आ गया बात समझ में? तो कह रहे हैं कि इन एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन द इंपॉर्टेंट इनपुट आर मैन, मशीन एंड मटेरियल। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारा रिसोर्सेस इनपुट के रूप में हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 3 सबसे ज्यादा होता है। जिसमें सबसे पहला वहां जो आदमी काम कर रहे हैं वो, दूसरा वहां जो मशीन लगा है वो, और तीसरा आपका मटेरियल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? कह रहा है कि मटेरियल इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट एंड डायरेक्टली अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। क्या कह रहा है कि इसमें से देखिए, मेन तो फिक्स है, मतलब जो आदमी जिस कैपेबिलिटी का है, जिस क्षमता का है, उसको उसी के हिसाब से हम उसको सैलरी देते हैं। मशीन भी आपका फिक्स है कि इतना प्रोडक्शन करेगा, पर मटेरियल ही एक ऐसा क्वांटिटी है जो किसी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेते हैं, अगर आप अच्छे मटेरियल को मैनेज करते हैं, वेस्टेज कम करते हैं, तो वहां से प्रॉफिट आपको सबसे ज्यादा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में देखा गया है कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल काफी ज्यादा होता है, जिससे कि मैक्सिमम पैसा आपको मटेरियल को परचेस करने में लग गया। अब अगर आप अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर रहे तो काफी मात्रा में जो पैसा है वो आपका उसी में फंस जाता है। इसलिए बोल रहा है कि मटेरियल इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट एंड डायरेक्टली अफेक्ट द प्रॉफिट। अगर आप अच्छे से मटेरियल को मैनेज कर लेते हैं तो वो प्रॉफिट को बढ़ाने में काफी मदद देता है। आगे कह रहा है मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। अब डिफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मटेरियल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कहने का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट को हमको बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम जो जो प्लानिंग कर लेंगे, मतलब जो जो हम भविष्यवाणी कर लेंगे, जो जो हम प्रक्रिया अपनाएंगे, उसको हम प्लानिंग कह रहे हैं। तो कह रहा है कि मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कहने का मतलब हो गया कि जो मटेरियल है वो हम कहां से मंगाएंगे, किस रेट में मंगाएंगे, किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन के मदद से मंगाएंगे, कहां पर हम उसको स्टोर करेंगे, ये सब चीज को हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं? प्लानिंग कह रहे हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग
काम करने से पहले हम उसको क्या किए हैं, भविष्यवाणी कर ली है, उसका एक ढांचा बना लिए। फिर अगर आपका प्लानिंग बनी है तो आप उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि ये मटेरियल आएगा, पहले इस डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, फिर इस डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, फिर इस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग कहने का मतलब होता है कि जैसा आप प्लानिंग किए थे और जिस तरह से आप सारे चीज को बांटे थे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, यह सुनिश्चित करना है कि जैसा हम सोचे थे वैसा काम हो रहा है कि नहीं, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। तो वापस आइए, तो मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज। मतलब जितना भी काम होगा मटेरियल से रिलेटेड, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक में उसको जो मैनेज करने का काम होगा वही आपका मटेरियल मैनेजमेंट हो गया। तो रिपीट कर रहा हूं, मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन द कंप्लीट साइकिल ऑफ मटेरियल फ्लो इन द कंपनी। लाइक परचेजिंग, कैसे परचेजिंग करना है, किस रेट में करना है, कहां रखना है। दूसरा, प्रोडक्शन लाइन में उसको भेज देना है। तीसरा, इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब जो प्रोडक्ट हमको बनेगा उसको हम किस किस तरह से स्टोर करेंगे, कितने मात्रा में स्टोर करेंगे। मटेरियल हैंडलिंग, अब हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो क्या हम वर्कर के मदद से भेजेंगे, क्या मशीन के मदद से भेजेंगे या कन्वेयर के मदद से भेजेंगे, ये सब कुछ मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। फिर जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा उसको पैकिंग करना है, फिर ट्रांसपोर्टेशन करना है एक जगह से दूसरे जगह, या जो कंपनी में प्रोडक्ट बना है उसको हमको क्या करना है, होलसेलर को देना है, वेंडर को देना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के अंदर आ जाता है। तो फाइनली यहां से पता चल गया कि मटेरियल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटी मूविंग इन द कंप्लीट साइकिल ऑफ मटेरियल। मतलब पूरे रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक जितने मटेरियल को हम मैनेज कर रहे हैं वही आपका क्या हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया। अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेजिंग भी उसी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, प्रोडक्शन के पास आपको मटेरियल को भेजना है वो भी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। जब वहां पर प्रोसेस हो रहा होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग का है, पर मटेरियल का जो फ्लो होगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें जितना मैनेजमेंट होगा वो मटेरियल मैनेजमेंट हो गया। फाइनली यहां पर क्या कह रहे हैं, मटेरियल मैनेजमेंट क्या हो गया, टू मैनेज द फ्लो ऑफ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड मटेरियल मैनेजमेंट। मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर मटेरियल का जो फ्लो हो रहा है रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक, उसमें जो जो चीज हम मैनेज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। अब आखिर ये मटेरियल मैनेजमेंट हम लोग करते ही क्यों हैं, तो एम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये सब कुछ पॉइंट आ सकता है। तो देखिए कुछ पॉइंट कॉमन रहेगा, तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछे तो एक ही टॉपिक आप 2-3 जगह उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, अब मटेरियल मैनेजमेंट हम लोग करते ही क्यों है। जैसे आपके घर में शादी होता है, तो जब शादी होता है तो आप नोटिस करते होंगे कि एक भंडारा बनाया जाता है, एक भंडार बनाया जाता है जहां पर जितना सारा शादी से रिलेटेड सामान होता है, चाहे खाने पीने का सामान हो, लेने देने का सामान हो, सब एक रूम में रखा जाता है और एक आदमी को अपॉइंट कर दिया जाता है कि आप सब कुछ देख रेख आप ही के अंदर होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सारे मटेरियल को रख देंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है, वेस्टेज हो सकता है, पैसा आपका बेकार चला जा सकता है। इसलिए वहां भी मटेरियल मैनेजमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। फिर जहां खाना बनता है हलवाई के पास, वहां भी देखेंगे एक आदमी को रख दिया जाता है कि वो अच्छे से प्रॉपर यूज करा सके हर एक मटेरियल का। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो कह रहा है कि द राइट मटेरियल, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट करने से फायदा ये हो गया कि किसी कंपनी में हमको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हम लोग राइट मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, तो इसका एक डिपार्टमेंट ही बना दिया जाता है जो आपको ये सारा कुछ देख रेख करता है। तो मटेरियल मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है कि राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल का सिलेक्शन करें, ठीक है। दूसरा, एट द राइट टाइम, हमको जब जरूरत है उसी समय हम मटेरियल का सिलेक्शन करके, मतलब मान लीजिए कि हमको प्रोडक्ट बनाना है तो 4 दिन पहले 10 दिन पहले हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन करके उस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर उसको भेज देंगे। तो राइट समय पर, ऐसा नहीं कि मटेरियल मंगा लिया 2 साल के बाद वो मटेरियल यूज होगा, पता चलेगा कि वो वेदर के कारण, मतलब मौसम के कारण या और भी किसी कारण वो खराब हो जाए। तो ये भी ध्यान देना है कि मटेरियल मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या करता है, जो मैनेजर होता है वो पता करता है कि राइट मटेरियल का हम लोग सिलेक्शन करें, जब चाहिए उसी समय हम लोग उसको प्रोवाइड करवा दे एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी। अब हमको चाहिए 20 किलो और हम उसको 5 किलो दे रहे हैं तो फिर वहां पर क्या होगा, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी में हम लोग सप्लाई कर दें, ज्यादा भी नहीं हम लोग क्वांटिटी मंगा लेने तो पता चलेगा कि आपका पैसा बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट हो गया, ठीक है।
एट द राइट प्राइस। अब मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर रहता है वो ये भी डिसाइड करता है कि हम लोग सही मटेरियल का सिलेक्शन कर लें, सही समय पर उपलब्ध करा लें, सही क्वांटिटी में करा लें, पर वहां पर पैसा उसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करें, चाहे रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो वहां पर राइट प्राइस में हमको सारा प्रोडक्ट को खरीदना है फ्रॉम द राइट सोर्सेज। अच्छा, ये भी याद रखना है कि मटेरियल आप तो मैन्युफैक्चर करेंगे नहीं, आपको किसी ना किसी एजेंसी से लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग वेंडर कहते हैं, सप्लायर कहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर सप्लायर से भी सामान मंगाना है, जिससे कि उस पर ट्रस्ट हो आपका कि वो सही समय पर हमको सामान भेज देगा, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन में डिले नहीं होगा। तो ये सब काम जो है मटेरियल मैनेजमेंट देखता है, जो मैनेजर उसके अंदर होता है वो देखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नया हेडलाइन दे देंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। अब मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, मटेरियल किसी कंपनी के अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है। एक पहला हो गया मटेरियल मैनेजमेंट, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तीसरा आपका जो हो गया वो आपका टेस्टिंग यूनिट हो गया, और चौथा जो है सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या करता है, मटेरियल से रिलेटेड जितना काम होता है उसके डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है। उसमें एक आपका जो है मटेरियल मैनेजर होता है, जो रॉ मटेरियल का परचेसिंग करेगा, सेमी फिनिश प्रोडक्ट का परचेसिंग करेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर आपको सेल्स पर्सन के पास डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। तो ये सब काम मटेरियल मैनेजमेंट देखता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मटेरियल मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पहला क्या है, परचेसिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल एट द लोएस्ट प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है, जैसे मान लीजिए हमको एक कार बनाना है, तो कार मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो कार बनाने के लिए क्या करेगा, सबसे पहला मटेरियल मैनेजमेंट काम करेगा। अब आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसमें जितना भी पार्ट पुर्जा लगता है उसका मैन्युफैक्चर नहीं करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पुर्जा का मैन्युफैक्चर की, जैसे बॉडी का फ्रेम बनाना है वो खुद से की, इंजन बनाना है वो खुद से की, बाकी बात बहुत सारा उसमें जो पार्ट होता है वो दूसरे कंपनी, जिसको हम लोग वेंडर कंपनी कहते हैं, दूसरा जो है सप्लायर कंपनी होता है, उससे टाई अप कर लेती है, उससे सामान मंगाती है। तो जो मटेरियल मैनेजमेंट का जो मैनेजर है वो जो मटेरियल मैनेजमेंट का जो मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि हमको किस क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए, किस रेट में चाहिए। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है मटेरियल मैनेजमेंट का, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में सबसे पहला हम लोग का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो है कि परचेसिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल एट द लोएस्ट प्राइस। दूसरा क्या है, रिसीविंग एंड कंट्रोलिंग मटेरियल सेफली एंड इन गुड कंडीशन। अब आप पता चला कि आप जिस कंपनी से मटेरियल को मंगा रहे हैं, ये ध्यान देना है कि जैसा आप उसको कोटेशन दिए थे, जैसा आप उसको बोले थे कि हमको इस तरह का मटेरियल चाहिए, क्या उस तरह का मटेरियल वो दिया है कि नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि जो आप रिसीव कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, जो मटेरियल, क्या वो अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं, सेफ कंडीशन है कि नहीं। अब पता चला मटेरियल आपके यहां भेजा और वो टूटा हुआ है, तो आपका तो कोई यूज नहीं हो सकता है। तो ये सब देख रेख जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट ही करता है। जैसे रेलवे में भी, जहां रेलवे का बॉगी बनता है, रेलवे का इंजन बनता है, वहां भी एक डिपार्टमेंट होता है मटेरियल मैनेजमेंट का। वो पूरा का पूरा वो काम देखता है कि कहां से हमको रॉ मटेरियल मंगाना है, कहां से सेमी फिनिश प्रोडक्ट मंगाना है, कहां से पेंट मंगाना है, कहां से ग्लास मंगाना है। सब देख रेख जो है मटेरियल मैनेजमेंट करता है। तो इसका दूसरा यही काम है कि रिसीविंग एंड कंट्रोलिंग मटेरियल सेफली एंड इन गुड कंडीशन। तीसरा क्या है, इन मटेरियल मैनेजमेंट इट इज इंश्योर, ये सुनिश्चित करता है, एक पक्का कर लेना, इन मटेरियल मैनेजमेंट इट इज इंश्योर दैट राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन। अब ये भी ध्यान देता है कि अपने इंडस्ट्रीज के अंदर जिस चीज से हमको प्रोडक्ट बनाना है उसका संख्या, उसका क्वांटिटी फिक्स है कि नहीं। जैसे अगर कोई दुकान का आप एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए वो दुकान वाला जो है चावल आटा बेच रहा है, तो ऐसा वो कभी नहीं करता है कि पूरा चावल आटा का जो बोरा है वो खत्म हो जाए तब वो नया मंगाता है। वो जानता है कि अभी इसमें 20 किलो 30 किलो बचा हुआ है, उससे पहले ही वो ऑर्डर दे देता है और सामान को मंगा लेता है। क्योंकि कस्टमर जो आपका है उसका कोई रेगुलर मैनर नहीं होता, कभी ज्यादा भी आ सकता है, कभी कभी कम आ सकता है, पर उसको पता है कि एक दिन के बाद मेरा ये प्रोडक्ट, ये आटा खत्म होने वाला, तो वो तुरंत ऑर्डर देता है। तो वही चीज यहां मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर होता है ये काम करता है
कि इन मटेरियल मैनेजमेंट इट इंश्योर, जो मैनेजर होता है वो सुनिश्चित करता है दैट राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि अगर राइट क्वांटिटी में मटेरियल वहां पर अवेलेबल नहीं रहेगा तो पता चलेगा कि वो खत्म हो गया, और नया जो रॉ मटेरियल आएगा, नया जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आएगा, उसको आने में ट्रांसपोर्टेशन में समय लगता है। तो अगर मान लीजिए वो टाइमली नहीं पहुंचाए तो आपका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो डिले हो सकता है, वहां मशीन आपका बैठा रह जाएगा, वर्कर आपका बैठा रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके अंदर, टू मेंटेन ए इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। मतलब इसलिए आप क्या करिए, मटेरियल को आप उतना इकट्ठा करके रखिए जिसमें कि आपका काम भी आसानी से होते जाए, ज्यादा पैसा भी उसमें नहीं फंसे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर कि इन्वेंट्री बहुत अच्छा से करे, कि कितना सामान रखना है, किस क्वांटिटी में रखना है, ये सब कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। आगे कह रहा है सेलेक्ट द बेस्ट सप्लायर, हम लोग बेस्ट सप्लायर का सिलेक्शन करेंगे सो दैट सप्लाई मटेरियल एट रीजनेबल रेट, ठीक है, दैट इज इट मेक ए गुड रिलेशन विद द सप्लायर। अब देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो क्या करती है, सारा जो रॉ मटेरियल होता है या जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको दूसरे कंपनी से मंगाती है जो उस कंपनी का एक्सपर्ट होता है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, वो टायर नहीं बनाती है, ट्यूब नहीं बनाती, वो अलग अलग जो जो टायर बनाने वाली कंपनी है उसके साथ टाई ऑफ करती है, उसके साथ वो ऑर्डर देते हैं कि हमको एक साल में इतना प्रोडक्ट चाहिए। तो वही चीज यहां बता रहा है कि जो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सप्लायर, अब आप अच्छे अच्छे सप्लायर के साथ सिलेक्शन करेंगे, वो कौन करता है, तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर होता है ये सब काम करता है। तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहा है कि मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है, तो मटेरियल मैनेजमेंट कोई ना कोई मैनेज कर रहा होगा, और जो मैनेज करता है वो टॉप लेवल का मैनेजर होता है। तो उसका क्या, क्यों हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल मैनेजमेंट, तो मटेरियल मैनेजमेंट करने से यही फायदा होता है कि हमको पता चले कि कौन सा सप्लायर अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक टायर ये कंपनी भी दे रही है और ये टायर ये कंपनी भी दे रही है, एक्स कंपनी को टायर दे रही है, वाई कंपनी को टायर दे रही है, और दोनों का जो क्वालिटी है वो लगभग ऑलमोस्ट सेम है, पर एक्स वाले कंपनी कभी कभी क्या करती है, धोखा दे देती है। धोखा कहने का मतलब है कि वो सही समय पर प्रोडक्ट नहीं भेजती है, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन डिले हो सकता है। पता चला आप कार पूरा बना लिए और बिना टायर ट्यूब का आप उसको चला ही नहीं सकते हैं, उसको टेस्टिंग ही नहीं करवा सकते। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छे तरीके के सप्लायर को सेलेक्ट कीजिए जो एक फिक्स रेट में आपको प्रोडक्ट क्या करे, दे दे। इसलिए लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सप्लायर सो दैट इट सप्लाई मटेरियल एट रीजनेबल रेट। आगे कह रहा है टू कट डाउन द कॉस्ट थ्रू द सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, वैल्यू एनालिसिस etc, दैट इज रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर यह भी देखा जा रहा है कि आज से 10 साल पहले जैसे आपका मटेरियल का सारा प्रोसेसिंग होता था, क्या उसी तरह हो रहा है कि वहां का जो मैनेजर है वो ये सोचेगा कि हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि जो खर्च है उसको कम से कम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। हो सकता है कि मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में हम लोग वर्कर का यूज करते थे, तो वहां आप कन्वेयर लगा दीजिएगा, मशीन का यूज कर दीजिएगा। कुछ अपने प्रोसेस में जो मटेरियल आप लेते थे, पता चला उसके जगह हम दूसरे मटेरियल को भी लेके अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वहां कुछ हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, वहां पर शेप साइज उसका चेंज करवा सकते हैं डिजाइन इंजीनियर के द्वारा। ठीक, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्या कह रहा है कि जो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर ये भी है कि हमको ये डिसाइड करता है टू कट डाउन द कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ठीक है, थ्रू सिंप्लीफिकेशन, कुछ चेंजिंग करवा के, कुछ कंपनी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन करा के, मतलब जो पहले से जैसे हो रहा था उसमें हम कुछ चेंज करके कुछ मशीन ले आएंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि मटेरियल का खपत कम से कम हो। ठीक है, वैल्यू एनालिसिस, पता चले कि 10 कंपनी से हम लोग कोटेशन लेंगे, उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल दे दे कम प्राइस में, उससे मंगा लेंगे सामान। रिड्यूस वेस्टेज एंड डिफेक्ट, अब मटेरियल मैनेजमेंट का यह भी काम है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें डिफेक्ट कम से कम हो, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, हम वेस्टेज को कैसे कम से कम कर सकते हैं, ये सब देख रेख जो है वो आपका मटेरियल मैनेजमेंट करता है। एंड कीप ऑल द रिकॉर्ड ऑफ परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर कितना सामान आपका इस साल आया है उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा,
कितना सामान आपको नेक्स्ट ईयर मंगाया जाएगा उसका एक रिकॉर्ड बनाएगा, कितना सामान आपका कंज्यूम हो रहा है, कितना उसमें टूल्स का जरूरत पड़ रहा है, पेंट का जरूरत पड़ रहा है, डीजल का जरूरत पड़ रहा है, ये सब कुछ मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो क्या करें, कीप ऑल द रिकॉर्ड ऑफ परचेजिंग, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड फ्यूचर डिमांड, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना संख्या में चाहिए और फ्यूचर में हमको कितना चाहिए, ये सब देख रेख जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर होता है, जो डिपार्टमेंट होता है वो देखता है। तो आई होप आपको मटेरियल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए और खूब ज्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।